नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे 11 मई से लेकर 18 मई 2022 के सभी बेस्ट करंट अफेयर्स क्वेश्चन विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर फटाफट। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून याद रखिएगा आईपीसी की किस धारा में है? इंडियन पिनल कोड की धारा 124A पर रोक लगा दी। बताइए अंग्रेजों ने यह कानून कब लागू किया था? तो यहाँ राइट आंसर होगा हमारा सी। ओके, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून आईपीसी 124A पर रोक लगा दी है। यह कानून अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1870 में लागू किया गया था। 11 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि इस कानून पर तब तक रोक लगाई जाए जब तक केंद्र सरकार इस पर पुनर्विचार नहीं कर लेती। आईपीसी राजद्रोह क्या होता है? इसके तहत जो आईपीसी की धारा 124A है, तो ये हम देख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति राष्ट्रीय चिन्ह, नया या संविधान का अपमान करता है या उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, ओके, जैसे हमारे देश का जो झंडा है उसके प्रति अपमानजनक बातें कहता है या ऐसा कृत्य करता है या संविधान को भला बुरा बोलता है, तो उन पर राजद्रोह होगा। यह सरकार विरोधी सामग्री लिखता है या कुछ ऐसा बोलता है जो नहीं बोलना चाहिए, ओके, तो उसे आईपीसी की धारा 124A के तहत राजद्रोह के तहत केस दर्ज किया जा सकता है। ऐसा कोई भाषण यह अभिव्यक्ति जो देश में सरकार के खिलाफ धरना, उत्तेजना या असंतोष भड़काने का प्रयास करता है, वह भी देशद्रोह के अंतर्गत आएगा। ओके, देखिए अब यहाँ आपको समझने की कोशिश करना है कि जो नॉर्मल धरने वगैरह होते हैं सरकार की नीतियों के खिलाफ, वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा कोई मीटिंग कर रहे हैं जिसमें पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, चाइना इन्वॉल्व है, मतलब देश की छवि खराब करने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो उस स्थिति में राजद्रोह आप पर लगाया जा सकता है। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति देश विरोधी संगठनों से जाने या अनजाने संबंध रखता है, जैसे बहुत सारे जो लोग हैं आईएसआईएस जो संगठन था, ओके, आईसिस, उसके साथ जुड़े थे, ओके, उनके कहने पर अगर देश में किसी आतंकवादी दुर्घटना को अंजाम देते तो उन पर राजद्रोह का केस लगता। उन्हें किसी भी तरह का सहयोग देते हैं तो वह भी देशद्रोह के दायरे में आता है। सेक्शन 124A को कौन थे जो मैकाले थे? थॉमस मैकाले, यहाँ नाम गलत हो गया, थॉमस मैकाले, ओके, नाम बहुत सुना होगा आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो। थॉमस मैकाले ने ड्राफ्ट किया था और इन्हें ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाने का श्रेय दिया जाता है। इस कानून का सबसे पहले उपयोग अंग्रेजों ने 1897 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ किया था। आईपीसी 124A के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 3 साल की जेल से लेकर आजीवन कारावास देशद्रोह की स्थिति में गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। क्या होगा अगर किसी पर ये धारा लगती है तो दोषी पाया जाता है तो 3 साल की जेल भी हो सकती है या फिर आजीवन कारावास हो सकता है, ओके। और जिस किसी व्यक्ति पर आईपीसी की धारा 124A लागू की होगी या उस पर दर्ज की जाएगी तो इस स्थिति में जमानत क्या हो, मतलब स्थिति क्या होगी? गैर जमानती, मतलब इस अपराध को करने वाले व्यक्ति को जमानत नहीं मिलेगी। देशद्रोह के अपराधी पाए जाने पर सरकारी नौकरी से वंचित किया जाता है, उसका पासपोर्ट रद्द हो जाता है, आवश्यकता पड़ने पर उसे कोर्ट में भी उपस्थित होना पड़ता है। तो ये धारा जब किसी पे लगती है तो इन परिस्थितियों का सामना उस व्यक्ति विशेष को करना पड़ता है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, ये कांग्रेस के नेता भी हैं, PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल करने वाले लोगों की तरफ से उन्होंने बताया कि वर्ष 2010 से 2022 तक 13,000 लोगों को राजद्रोह कानून के तहत अरेस्ट किया गया। बहुत बड़ी स्तर पर इसका उपयोग किया जा रहा है। वर्ष 2014 से 2019 के बीच 326 लोगों पर मुकदमा हुआ। इसमें 54 मामले असम में दर्ज किए गए और कुल 326 में से मात्र 6 को ही दोषी ठहराया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र में सांसद नवनीत राणा, कन्हैया कुमार, पत्रकार विनोद दुआ, सांसद शशि थरूर, पत्रकार सिद्दीकी, पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि,
कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी, नेता हार्दिक पटेल आदि व्यक्तियों पर भी राजद्रोह के मामले काफी चर्चित रहे थे। ब्रिटेन में राजद्रोह कानून को वर्ष 2009 में समाप्त कर दिया गया था। देखिए, जिस ब्रिटेन ने हमारे देश में ये राजद्रोह कानून 1870 में लाया था, वो 2009 में ही इसे अपने देश में खत्म कर चुका है, लेकिन ये अभी भी हमारे देश में और इसका बड़े स्तर पर उपयोग हो रहा है, या ये कहें कि इसका कहीं कहीं गलत उपयोग हो रहा है। इसलिए कोर्ट ने इसके प्रति चिंता जाहिर की और केंद्र सरकार से इस पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। दुनिया के कई देशों में आज भी यह कानून लागू है, जैसे अमेरिका, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरब तथा ईरान आदि। देशद्रोह कानून के 152 वर्षों के बाद सुप्रीम कोर्ट की पीठ में CJI, NV रमना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हिमा कोहली की बेंच ने इस पर रोक लगाई है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो आपको याद रखना है कि जो 3 सदस्यीय बेंच थी, इसमें कौन कौन शामिल था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं, तो यहाँ हम देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारें किसी भी प्राथमिकी दर्ज करने, मतलब FIR दर्ज करने, जांच जारी रखने या IPC की धारा 124(1) के तहत जबरन कदम उठाने से परहेज करेंगी। ओके, जो लोग पहले से ही IPC की धारा 124(1) के अंतर्गत FIR दर्ज हो चुकी है और जेल में है, वे जमानत के लिए संबंधित अदालतों का रुख कर सकते हैं ना, मतलब अदालतों में जा सकते हैं। यदि कोई नया मामला दर्ज किया जाता है तो आरोपी राहत के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं, इसके लिए वह स्वतंत्र रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों से कहा है कि वह किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों का ध्यान रखेंगे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकार की तरफ से कहा है कि IPC 124(a) पर रोक न लगाई जाए और प्रस्ताव दिया कि भविष्य में इस कानून के तहत FIR पुलिस अधीक्षक, जो SP होता है, की जांच और सहमति के बाद दर्ज की जाए, लेकिन अभी इस पर विचार नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित सुखराम का 11 मई 2022 को निधन हो गया। बताइए वह निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा, ये थे राजनीतिज्ञ। ओके, हाल ही में राजनीतिज्ञ पंडित सुखराम का 11 मई 2022 को निधन हो गया। वह 1993 से 1996 तक देश के टेलीकॉम मंत्री रहे थे। प्रधानमंत्री नरसिंह राव की मंत्रिमंडल में यह टेलीकॉम मिनिस्टर थे। भारत में टेलीकॉम क्रांति इन्हीं के समय लाई गई थी। 31 जुलाई 1995 को भारत में पहली बार मोबाइल कॉल की सुविधा उपलब्ध हुई थी, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में 10 मई 2022 को संगीत क्षेत्र के प्रसिद्ध रत्न पंडित शिव कुमार शर्मा का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ए, किसके लिए, संतूर के लिए। ओके, हाल ही में संगीतकार पंडित शिव कुमार शर्मा का 10 मई को निधन हो गया। वह मुख्य रूप से संतूर वादन करते थे। 85 वर्ष की उम्र में किडनी से संबंधित बीमारी के चलते इनका निधन हो गया। 13 जुलाई 1938 को जम्मू में इनका जन्म हुआ था, 13 जनवरी को। जम्मू कश्मीर का स्थानीय वाद्य यंत्र संतूर है। इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का श्रेय पंडित शिव कुमार शर्मा को जाता है। बॉलीवुड की कई फिल्में जैसे लम्हे, सिलसिला, चांदनी में इन्होंने म्यूजिक दिया था। किसने? पंडित शिव कुमार शर्मा जी ने। 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। 1991 में पद्मश्री और 2021 में पद्म विभूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये अवार्ड जो मिले हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस जिले में स्थित पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस विंग हेडक्वार्टर पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हमला हुआ है। राइट आंसर होगा ए, भटिंडा स्थित ये जो कार्यालय था, यहाँ पर हमला हुआ। हाल ही में 9 मई 2022 को पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस विंग हेडक्वार्टर मोहाली पर, भटिंडा बोल रहे थे, मोहाली पर रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हमला हुआ है। मुख्यमंत्री कौन है पंजाब के? तो भगवंत मान है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है और राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। नेक्स्ट है, हाल ही में देवांगत जो आपके कौन थे? पत्रकार थे, दानिश सिद्दीकी के साथ किन भारतीयों ने वर्ष 2022 का पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ओके, इन सभी को, 4 भारतीयों को 2022 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो आपके दानिश सिद्दीकी थे, इन्हें 2018 में भी ये पुरस्कार
मिला था। वर्ष 2022 के लिए पुरस्कार पुरस्कार से दिवंगत दानिश सिद्दीकी के साथ अदनान अबीदी, अमित दवे, सना इरशाद मट्टू को वर्ष 2022 के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार से इसके लिए सम्मानित किया गया क्योंकि कोविड-19 के दौरान इन चारों पत्रकारों के द्वारा यह जो कोविड-19 की भयानक तस्वीरें थी भारत में, वो निकाली गई थी। इन्हें इनकी इसे सच्ची पत्रकारिता समझा गया। हालांकि मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगी, लेकिन ये बात है कि जब विदेशों के जो पत्रकार होते हैं उनकी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि जो भयानक तस्वीरें होती है वो नहीं लेते हैं। अमेरिका की आपने स्थिति देखी, चाइना की स्थिति देखी, तो वहाँ की ऐसी तस्वीरें जो हैं भयानक, वो हमारे सामने आज तक नहीं आई। लेकिन हमारे देश में इसे ही सच्ची पत्रकारिता समझकर सम्मानित किया जाता है। खैर, आप याद रखिएगा 4 लोगों को ये दिया गया है। रोहिंग्या मुस्लिमों की समस्या को दिखाने के लिए दानिश सिद्दीकी को 2018 में क्या दिया गया था? पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। 2018 और 2022 दोनों याद रखें, ने 2 बार ये पुरस्कार मिल चुका है। और दानिश सिद्दीकी को आपको याद होगा कि जब तालिबान आया था अफगानिस्तान में, तब यह वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे जो ब्रिटेन की न्यूज़ पत्र में एजेंसी है राइटर्स, उसके लिए, और वहाँ पर इन्हें आतंकवादियों के द्वारा मार दिया गया था। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किस IIM के नए स्थायी परिसर का उद्घाटन मई 2022 में किया है? तो किसका किया है? IIM नागपुर। हाल ही में महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा IIM नागपुर में के स्थायी परिसर का उद्घाटन किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट होता है इसका फुल फॉर्म। मुख्यमंत्री कौन है महाराष्ट्र में? उद्धव ठाकरे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। राजधानी क्या है? मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस धावक ने 5000 मीटर रेस में 30 वर्ष पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये तोड़ा है बहादुर प्रसाद के द्वारा। हाल ही में अविनाश साल्वे ने 5000 मीटर रेस में 30 वर्ष पुराना नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। किसने तोड़ा है? अविनाश साल्वे ने तोड़ा है। पुरुषों की साउंड रनिंग ट्रैक मीट की 5000 मीटर दौड़ में यह रिकॉर्ड बनाया गया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन अमेरिका में किया गया था। कब? 6 मई 2022 को। इन्होंने 5000 मीटर की रेस 13 मिनट 26 सेकंड में यह दौड़ पूरी की और इसके साथ ही भारतीय धावक जो बहादुर प्रसाद थे उनका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। नेशनल रिकॉर्ड किसका था? बहादुर प्रसाद का। किसने तोड़ा? अविनाश साल्वे ने तोड़ा है। अविनाश साल्वे महाराष्ट्र के रहने वाले तथा इंडियन आर्मी के महार रेजिमेंट में ये सिपाही हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फाइजर ने एशिया के पहले ग्लोबल ड्रग डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में किया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर चेन्नई। हाल ही में फार्मास्यूटिकल्स कंपनी फाइजर ने एशिया के पहले ग्लोबल ड्रग डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन भारत के चेन्नई शहर में किया है। इस सेंटर का उद्घाटन IIT मद्रास के रिसर्च कैंपस में किया गया। लगभग 150 करोड़ से अधिक की लागत के साथ 61,000 वर्ग फुट में ये बनाया गया है। विभिन्न प्रकार की दवाओं से संबंधित ग्लोबल ड्रग डेवलपमेंट सेंटर में अनुसंधान किया जाएगा। कौन है मुख्यमंत्री? तो ये है MK स्टालिन। राज्यपाल कौन है? RN रवि। राजधानी क्या है? चेन्नई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति निम्न में से कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर होगा ए, यू सुक योल बन गए हैं दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति। हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यू सुक योल बन गए हैं। दक्षिण कोरिया के यह 13वें राष्ट्रपति हैं। किस क्रम के? 13वें। राजधानी क्या है? सियोल। मुद्रा क्या है? दक्षिण कोरियाई वॉन। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लॉन्च की गई है? राइट आंसर होगा ए, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 लॉन्च की गई है। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश में बालिकाओं के संपूर्ण विकास के उद्देश्य से इसे लॉन्च किया गया है। बालिका के जन्म से लेकर 18 वर्ष की उम्र तक विभिन्न चरणों में बालिकाओं को वित्तीय लाभ दिया जाता है, जिससे बालिका लिंग अनुपात, बालिका शिक्षा, बाल विवाह उन्मूलन, मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना आदि उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट है, हाल ही में देश का पहला खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित हुआ है? राइट आंसर होगा ए, मुंबई में।
मुंबई में से स्थापित किया गया है। देश के पहले खराब भोजन से बने इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन मुंबई में आदित्य ठाकरे के द्वारा किया गया। यह परियोजना बीएमसी और एरो केयर क्लीन एनर्जी के संयुक्त प्रयास से स्थापित की गई है। यह एक तरह का बायोगैस बिजली प्लांट है। आसपास के क्षेत्रों का जो अपशिष्ट या खराब भोजन है उसको एकत्रित करके लगभग 220 यूनिट बिजली बनाई जाती है। आसपास के क्षेत्र में स्थित होटल, रेस्टोरेंट, ऑफिस से यह खराब भोजन एकत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में निम्न में से कौन सा देश नाटो साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, दक्षिण कोरिया बन गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये नाटो का सदस्य बना है। ओके, नाटो का जो एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा, तो हम देख लेते हैं। नाटो साइबर रक्षा समूह जो है उसमें ये शामिल हुआ है। कौन? दक्षिण कोरिया। नाटो के कोऑपरेटिव साइबर डिफेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस CCDCOI के अंतर्गत एक कुल देशों की संख्या 32 हो गई। 32वां देश कौन सा बना है? दक्षिण कोरिया बना है। इस कदम से चीन दक्षिण कोरिया पर बहुत ज्यादा भड़क गया है। चाइना के न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स, आपको पता है कि इससे चाइना सरकार का जो माइंड है वो पता चलता है। चाइना सरकार जो कहना चाहती है वो इस न्यूज़पेपर में आता है। ओके, के द्वारा चेतावनी भरे अंदाज में कहा गया है कि अगर दक्षिण कोरिया अपने पड़ोसी देशों के लिए चुनौतियां खड़ा करेगा तो उसका हाल भी यूक्रेन जैसा होगा। मतलब दक्षिण कोरिया पर चीन हमला कर सकता है। हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए प्रधानमंत्री यू सुक योल बने हैं। नाटो का मुख्यालय आपको ब्रुसेल्स, बेल्जियम में मिलेगा। स्थापना 1949 में हुई थी। वर्तमान में नाटो के जो सदस्य देशों कितने? 30 और संस्थापक सदस्य देश कितने थे इसके? 12 थे। ओके, और यूक्रेन के इसी नाटो में शामिल होने की वजह से आज यूक्रेन और रशिया के बीच में इतना लंबा युद्ध चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अरब देश के राष्ट्रपति के निधन पर भारत में 14 मई 2022 को राजकीय शोक घोषित कर तिरंगा आधा झुकाया गया? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, UAE। अब आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की लोकेशन देखिए। इसके पड़ोसी देश ओमान है, सऊदी अरब है, ओके, कतर है, और इसकी कैपिटल क्या है? अबू धाबी है। ओके, तो ये आप याद रखेंगे। गल्फ ऑफ ओमान की सीमा इससे लगती है, और पर्शियन गल्फ भी इससे लगने वाले देशों में कौन कौन शामिल है? तो पर्शियन गल्फ से लगता है आपका बहरीन, कतर, और आपका यूनाइटेड अरब अमीरात, ईरान, सऊदी अरेबिया। क्लियर? ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन होते हैं मैपिंग के वो यहाँ से बनते हैं, तो मैपिंग अच्छे से कीजिए। नेक्स्ट है, इसमें जो डिटेल है वो देख लेते हैं हम। हाल ही में 14 मई 2022 को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन पर राष्ट्रीय शोक व्यक्त करते हुए भारत में एक दिन के राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया गया है। 13 मई को निधन हुआ, जबकि भारत में 14 मई को राजकीय शोक घोषित किया गया, जबकि यूएई में 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया। यूएई के अब नए राष्ट्रपति कौन बन गए? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ओके, ये 92 भाई बहन है भाई, 92। ओके, सबसे बड़े तो कौन थे? तो ये थे शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। अब इनके निधन के बाद इनके छोटे भाई बने शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ओके, यूएई के प्रधानमंत्री कौन है? मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा हमारा सी, राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग में नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार ने पदभार संभाला है। राजीव कुमार का कार्यकाल 15 मई 2022 से फरवरी 2025 तक रहेगा। बिहार झारखंड केडर के 1994 के आईएएस अधिकारी हैं राजीव कुमार। 2020 में राजीव कुमार के द्वारा इलेक्शन कमिश्नर के रूप में पदभार संभाला था। 2 इसमें क्या होते हैं? चुनाव आयुक्त होते हैं और एक मुख्य चुनाव आयुक्त। तो 2 चुनाव आयुक्त थे। इससे पहले सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अब उनका कार्यकाल पूरा होने के बाद इन 2 चुनाव आयुक्त में से कौन? राजीव कुमार को बना दिया गया मुख्य चुनाव आयुक्त। तो अभी हमारे पास एक ही चुनाव आयुक्त बचते हैं, वो है अनूप चंद्र पांडे। अब दूसरे जो चुनाव आयुक्त होंगे उनकी नियुक्ति भी जल्द हो जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। भाग 15 के अंतर्गत चुनाव आयोग को लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और राज्यों की विधानसभा के चुनाव कराने का अधिकार है। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना की गई थी, इसलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर 1989 को चुनाव आयोग को 3 सदस्यीय बनाया गया और फिर इसे वापस से 1 सदस्यीय कर दिया गया था। उसके बाद 1 अक्टूबर 1993 से इसे 3 सदस्यीय बनाया गया और वर्तमान में चुनाव आयोग कितने सदस्यीय? 3 सदस्यीय, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य
चुनाव आयुक्त होते हैं। ओके, पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र, दोनों में से जो पहले होगा वो लागू हो जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा निम्न में से किस वजह से गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई गई? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा खाद्य सुरक्षा की वजह बताते हुए गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा यह रोक लगाई गई है। ज्ञात है कि कुछ समय पूर्व विश्व व्यापार संगठन से भारत द्वारा गेहूं के निर्यात की अनुमति मांगी गई थी, परंतु भारत में अप्रैल मई 2022 में पड़ने वाली मतलब बहुत ज्यादा वृद्धि हुई है ना, जो क्या थी, गर्मी, जो भयानक गर्मी थी या हीट वेव्स थी, उसकी वजह से आगामी फसलों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे उत्पादन तथा उत्पादकता दोनों प्रभावित हो सकते हैं और देश में खाद्य सुरक्षा की विकट स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। इसलिए भारत सरकार के द्वारा गेहूं के निर्यात पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जर्मनी और जो दूसरे यूरोपियाई देश है उनके द्वारा भारत की इस कदम की निंदा की जा रही है, क्योंकि दुनिया के 2 बड़े जो गेहूं निर्यातक देश हैं, रूस और यूक्रेन, इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है और इस वजह से विश्व के कई देशों में गेहूं के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। ओके, चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। निर्यात की दृष्टि से प्रथम स्थान पर रूस तथा यूक्रेन का स्थान आता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गेहूं के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। पिछले वर्ष भारत में जो अनुमान व्यक्त किया गया है, पिछले वर्ष के मुकाबले अब 2022 में क्या होगा, जो मौसम में इतनी गर्मी बढ़ी है उससे क्या होगा, जो प्रभाव पड़ने वाला है उससे 35 लाख टन कम गेहूं का अनुमान व्यक्त किया गया है। और 2004 में भी सरकार ने क्या किया था कि गेहूं का निर्यात बढ़ाया था। ओके, कब? 2004 में, जिससे हमारे देश में खाद्य सुरक्षा की जो स्थिति थी वो बढ़ गई थी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी कि कहीं वही स्थिति फिर से ना आ जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने कितनी राशि का सहयोग किया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा सी, $8 लाख का हमने किया है, सहयोग दिया है। हाल ही में भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए $8 लाख की राशि का सहयोग किया गया। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि आर रविंद्रन के द्वारा, स्थायी उप प्रतिनिधि हैं ये भाई, क्या है? उप प्रतिनिधि आर रविंद्रन के द्वारा संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संप्रेषण विभाग को यह राशि प्रदान की गई। वर्ष 2018 में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी संयुक्त राष्ट्र पहल प्रारंभ की गई थी। हिंदी जो राष्ट्रीय हिंदी भाषा दिवस है कब मनाते हैं? 14 सितंबर। संविधान में हिंदी भाषा का उल्लेख 343 में है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध की जन्मस्थली की यात्रा की। बताइए इस जगह का नाम क्या है? राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा बी, लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। हाल ही में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नेपाल के लुम्बिनी में 16 मई 2022 को पहुंचे, जहां भगवान बुद्ध के जन्म 563 ईसा पूर्व वैशाख पूर्णिमा, जो मंथ होता है वो वैशाख का होता है, ओके, पूर्व में जन्म हुआ था। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलकर सेंटर फॉर बौद्ध कल्चर हेरिटेज का यहाँ उद्घाटन किया। इस सेंटर को विकसित करने के लिए भारत के द्वारा नेपाल को $1 अरब की राशि दी गई है खर्च करने के लिए। इससे भारत की बुद्ध कूटनीति को समझा जा सकता है, अर्थात एशिया में स्थित बौद्ध धर्म के प्रभाव वाले देशों के साथ सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने की दिशा में ये भारत की एक महत्वपूर्ण पहल है। भगवान बुद्ध का मूल नाम सिद्धार्थ था। बोधि वृक्ष पीपल को कहा जाता है जहां इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनका प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया था और इनकी मृत्यु, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ये कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। क्लियर। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मिल्की वे गैलेक्सी आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद स्थित ब्लैक होल की पहली तस्वीर जारी की। इसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया है सी, सैगिटेरियस ए स्टार इसका नाम रखा गया है। ये इस तरीके से दिखता है। ये है हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, यहाँ आप देख रहे हैं ये है हमारा सूर्य, ओके, और यहाँ पर स्थित है ये ब्लैक होल। जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे है उसमें स्थित है ये ब्लैक होल, जिसकी ये धुंधली सी तस्वीरें आप देख रहे हैं दूसरी तरफ, ओके, ये वाली। क्लियर। चलिए समझते हैं इसको।
वैज्ञानिकों ने हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित ब्लैक होल की पहली तस्वीर जारी की है। इस तस्वीर का नाम सैजिटेरियस ए स्टार रखा गया है। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की मदद से इस तस्वीर को लिया गया है। दुनिया के 8 अलग-अलग जगहों पर यह टेलीस्कोप लगाया गया है। 80 देशों के लगभग 300 वैज्ञानिकों के द्वारा यह तस्वीर जोड़कर बनाई गई है। ओके, कितने वर्षों में? लगभग 5 वर्षों में जो डाटा आया है उससे ये तस्वीर बनी है। हमारी आकाश गंगा के ब्लैक होल की यह पहली तस्वीर है। यह ब्लैक होल पृथ्वी से 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है। इस ब्लैक होल का द्रव्यमान लगभग 40 लाख सूर्य के समान है। ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण की वजह से अंतरिक्ष के गैस, डिब्री और मृत तारे ब्लैक होल में समा जाते हैं, जिससे ब्लैक होल का प्रकाश भी बाहर नहीं आ पाता है। लेकिन ब्लैक होल की सीमा पर, जिसे क्या बोला जाता है, इवेंट होराइजन, जो ब्लैक होल की सीमा होती है उसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। यहाँ प्लाज्मा का भंवर तैरता रहता है। यह रोशनी की तरह तैरता रहता है और इसी रोशनी की तस्वीरें ली गई हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अदानी ग्रुप में निम्न में से किन सीमेंट कंपनियों की हिस्सेदारी खरीदने का सौदा किया है, जिससे वह देश का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक ग्रुप अब बन गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी, अंबुजा सीमेंट और एसीसी सीमेंट दोनों की हिस्सेदारी खरीदी गई है। हाल ही में अदानी ग्रुप में अंबुजा सीमेंट लिमिटेड और एसीसी सीमेंट लिमिटेड में हिस्सेदारी खरीदने का सौदा किया गया। इसके बाद अदानी ग्रुप देश का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक ग्रुप बन गया है। दोनों कंपनियों के लगभग 81,000 करोड़ रुपए, डॉलर में बात की जाए तो डॉलर 10.5 बिलियन के शेयर खरीदे हैं। ओके, और ये डिसाइडेड शेयर है, मतलब 50% से ज्यादा कोई भी अगर शेयर खरीदता है तो वो कंपनी में निर्णायक भूमिका निभाता है। सारे डिसीजन उसी के द्वारा लिए जाते हैं। स्विट्जरलैंड की कंपनी हॉलसिम से अदानी ग्रुप ने 14 मई 2022 को स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत ये हिस्सेदारी खरीदी है। देश में सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक ग्रुप अल्ट्राटेक है, जो किसका है? आदित्य बिरला ग्रुप का। और दूसरा कौन सा बन जाएगा? अदानी ग्रुप। ओके, अंबुजा सीमेंट में 63.11% और एसीसी ग्रुप में 53% की हिस्सेदारी खरीदी गई है। अब हम देख लेते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। हाल ही में श्रीलंका के 6वीं बार प्रधानमंत्री कौन बने? तो रानिल विक्रमसिंघे बने हैं। श्रीलंका की अदालत में देश के किस पूर्व प्रधानमंत्री के देश छोड़ने पर रोक लगाई है? तो महिंद्रा राजपक्षे के छोड़ने पर। हाल ही में टाटा ग्रुप के ने एयर इंडिया का नया सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया है? कैंपवेल विल्सन को। पीएम वाणी योजना के तहत रेलवे ने मई 2022 तक कितने रेलवे स्टेशन पर सार्वजनिक वाईफाई सेवा प्रारंभ की? 100। ओके, और 20 जून 2022 तक ये कितना करने का लक्ष्य? 2000 रेलवे स्टेशन इसके अंतर्गत कवर किए जाएंगे। एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बाजार पूंजीकरण के हिसाब से कौन बन गई है? सऊदी अरामको बन गई है, क्योंकि तेल के प्राइस रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बड़े स्तर पर बढ़ रहे हैं। ओके, अब इसकी जो बाजार कीमत है वो कितनी हो गई है? 2.42 लाख करोड़ डॉलर। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। कौन मनाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। कब घोषित किया था? 2020 में। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिन्हें लेडी विद द लैम्प कहा जाता है, इनके जन्मदिन के रूप में। किस मुख्यमंत्री को अथक साहित्य खोज के लिए बंगाल अकादमी पुरस्कार दिया गया? ममता बनर्जी को। हालांकि ये विवादित है। यहाँ की जो एक साहित्यकार है बंगाल की, उन्होंने इसका विरोध किया कि एक मुख्यमंत्री होते हुए खुद ही को ये अवार्ड दे रही हैं, और उन साहित्यिक जो महिला हैं उन्होंने अपना अवार्ड इसकी विरोध स्वरूप लौटा दिया है। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री 14 मई 2022 को बने हैं माणिक शाह। अप्रैल 2022 में भारत में खुदरा महंगाई दर कितनी रही? 7.8%। महंगाई बढ़ती जा रही है। ओके, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बनाए गए संजीव बजाज। नवरत्न कंपनी RIC लिमिटेड, इसका नया नाम है, ये पुराना नाम था ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? रविंद्र सिंह ढिल्लो। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। और 2022 में जो मई और अक्टूबर, इनमें दूसरा शनिवार मई में 14 मई को मनाया जाएगा और अक्टूबर में 8 अक्टूबर 2022 को। देश का सबसे बड़ा, लगभग क्षमता कितनी है? 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है? राउरकेला, ओडिशा में। और 2023 का जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है वो यहीं आयोजित होगा। केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा किस शहर में राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया? हैदराबाद में किया गया है।
प्रसिद्ध क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड का 14 मई 2022 को निधन हो गया। वह किस देश के खिलाड़ी थे? ऑस्ट्रेलिया। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है 16 मई को। भौतिक वैज्ञानिक थियोडर मेमम के द्वारा 1960 में लेजर का सफल संचालन किया गया था और उनकी जयंती को मनाया जाता है किसके रूप में? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। परिवार और शहरीकरण इसकी क्या है? थीम है 2022 की। कौन मनाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ। शांति से एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये 16 मई को मनाया जाता है। इसे भी कौन मनाया जाता है? किसके द्वारा मनाया जाता है? यूएनओ के द्वारा। थॉमस कप 2022 का विजेता कौन है? भारत बना है। और ये थॉमस कप का संबंध किस खेल से? तो बैडमिंटन से है। ओके, ये सारे पॉइंट आप याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा 11 मई से लेकर 18 मई 2022 का करंट अफेयर्स। इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगते हैं। ओके, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।